मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी और नेताजी को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी का डिजिटल मुजस्समा नस्ब किया गया है। पीएम ने कहा कि नई नस्ल मुल्क के मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना टीकाकारी के ताल्लुक से कहा कि अब तक 1 करोड़ लोग एहतियाती टीका लगवा चुके हैं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है। मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक और अहम खबर, जिला पुलवामा के नायरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले मिलिटेंटों में जैश का कमांडर जाहिद और एक पाकिस्तानी भी शामिल है। ये एनकाउंटर नायरा गांव में रात के दौरान उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की बिना पर इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश करते हुए फोर्सेस पर फायरिंग की। ताहम रात भर चली इस गोलीबारी में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जिला पुलवामा और बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर के बारे में आईजीपी विजय कुमार ने मीडिया को तफसीलात फराहम की। जानते हैं जैश का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर जोब की बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और उसी का भाई जहाज वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था। और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जैश का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर खत्म हो चुका है। बडगाम के तलसरा चरार शरीफ में ये एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया था और इस बीच इलाके में छिपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। हलाकशुदा मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है, ताहम अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एनकाउंटर साइट से फोर्सेस ने एक AK-56 राइफल भी बरामद की है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता शब ही बडगाम के चरार शरीफ और पुलवामा के नायरा इलाके में 2 अलग अलग ऑपरेशन शुरू किए गए थे। इस दौरान 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि हलाकशुदा मिलिटेंटों में जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर जाहिद वानी और एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी शामिल है। वहीं आईजी पुलिस ने कहा कि ये फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है।
चरार शरीफ में गुज़श्ता रात ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और इस एनकाउंटर में रात के दौरान ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद उन्होंने पूरे इलाके का मुहसरा किया था और इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंट ने उन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक मिलिटेंट को हलाक किया। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो इलाका है बडगाम का एक दूर दराज इलाका है और एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ भी अभी जमा है तो आप समझ गए होंगे। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं ये जो यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है एक बगीचे में शेड है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और इसी शेड में ये इस मिलिटेंट को ट्रैप किया गया था और रात के दौरान ही उसे यहाँ पे हलाक किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जो हलाकशुदा मिलिटेंट है उसके कब्जे से उन्होंने AK-56 राइफल भी बरामद की है, ताहम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तिलसरा चरार शरीफ से मैं आबिद हुसैन। छत्तीसगढ़ के तिम्मापुरम के जंगलात में एनकाउंटर हुआ है। डीआरजी और कोबरा 201 बटालियन ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। इस एनकाउंटर में एक नक्सली हलाक हुआ है। सुकमा के एसपी ने कहा कि ये एनकाउंटर 40 मिनट तक चला। नक्सली के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पेगासस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वकील ML शर्मा ने हिंद और इस्राइल के बीच पेगासस सॉफ्टवेयर सौदे की जांच कराने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अर्जी में इस सौदे में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। वकील ML शर्मा ने अर्जी में इस खबर का इंकशाफ करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया है। वाज़ेह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स रोजनामे में शाया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में इसराइल से दिफाई सौदे के तहत खरीदा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस $2 अरब के दिफाई सौदे का हिस्सा था। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बिना इजाजत के जुलूस निकालने के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज किया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस ने अब्दुल्ला आजम और उनके 26 हामियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। ज़राए के मुताबिक 70 दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर कदावर लीडर आजम खान के बेटे हैं। वो रामपुर जिले के स्वार हल्के से इंतखाबी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में जारी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए PM नरेंद्र मोदी के हवाले से बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी नदी के 2 किनारों की तरह हैं और ये कभी नहीं मिल सकते। हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं, नदी के 2 किनारे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी करियर पर कड़ी तनकीद की। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू को अपने हल्के के अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस मौके पर पंजाब से आम आदमी पार्टी के CM के उम्मीदवार भगवत मान भी मौजूद थे। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। ये चाहिए मेरी बिजली आ जाए, मेरे घर के सामने की बिजली, सड़क ठीक हो जाए, पानी आ जाए, मेरे स्कूल ठीक हो जाए। वो बात केवल और केवल हमारी वहां से जो कैंडिडेट है डॉक्टर जीवन ज्योत, केवल डॉक्टर जीवन ज्योत घर घर जा रही है। उसको आप मीडिया में नहीं देखोगे, बेचारी आम औरत है, आम महिला है, वो बात कर रही है। अगर अमृतसर ईस्ट से अब सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको MLA बने हुए, लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है, इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी।
मुल्क में कोरोना का सितम जारी है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 2,34,281 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 893 अफराद की मौत हो गई है, जबकि इसी अरसे में 3,50,000 से ज़ायद लोगों के शिफायाब होने की खबर है। मुल्क भर में 18,84,000 से ज़ायद एक्टिव मामले हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 165 करोड़ से ज़ायद अफराद कोरोना टीका लगवा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब अपनी साख को बनाने और मजबूत करने के लिए अपने सीनियर लीडरान को जिम्मेदारियां सौंप रही है और इसी जिम्मे में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा रुकन नीरज गांधी को पार्टी की जानिब से उड़ीसा के लिए रियासती रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो इस जिम्मेदारी को कैसे अदा करेंगे, हमारे नुमाइंदे राजीव ने उनसे इस सिलसिले में खास बातचीत की। साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जी मौजूद हैं। सर, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपके साथ साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीति बनाया आप लोग, कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, एक सतत प्रक्रिया है ये कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव जो रहेगा। इसमें मुझे उड़ीसा का प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी ने दी है। मैं समझता हूं कि ये 3 फेज़ में इस चुनाव को हम लोगों ने डिवाइड किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें पहला जो फेज़ रहेगा वो कांग्रेस की सदस्यता अभियान का फेज़ रहेगा, जिसमें कांग्रेस की सदस्यता जो है निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य हर राज्य का रहेगा। हिंदुस्तान में अनगिनत जो है सदस्य कांग्रेस के बनाए जाएंगे, उन्हें आईडी कार्ड भी वितरित किया जाएगा। और सदस्य इस बार जो है दोनों ही तरीके से बनाए जा रहे हैं, डिजिटल भी है और फॉर्म के माध्यम से जो है दोनों ही तरीके से ये सदस्य बनाए जाएंगे। ये सदस्यता अभियान का जो पहला फेज़ है ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा। 2022 तक सदस्यता अभियान को पूर्ण करने के पश्चात जो दूसरा फेज़ होगा उसमें प्राइमरी यूनिट्स जो है कांग्रेस की बूथ की यूनिट्स का जो है चुनाव कराया जाएगा। उस चुनाव के पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो पीसीसी मेंबर्स कहलाते हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव होगा और उसके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। ये दूसरा फेज़ रहेगा। इसी दूसरे फेज़ के अंतिम चरण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी फेज़ की प्रक्रिया की जब शुरुआत होगी उस समय बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो नीरज डांगी साहब का कहना है कि इस बार जो है सदस्यता अभियान जोरों पे है और इस बार नए तरीके से डिजिटल माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। उनको पार्टी की तरफ से कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। बहुत कुछ नया किया जा रहा है और इस बार जो चुनाव हो रहा है ये पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। खबर बिहार के अररिया से, जहां सर्द हवाओं ने ठिठुरन में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ गहरे कोहरे और धुंध की वजह से भी लोगों को आम जिंदगी में सख्त मुश्किलों का सामना है। हमारे नुमाइंदे ने अररिया में मौसम का हाल जाना। अभी हम अररिया शहर के ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर खड़े हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से घना कोहरा जो है वो पूरा घना कोहरे से पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ नज़र आ रहा है और जो माँ खड़गेश्वरी काली मंदिर का जो गुंबज है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पूरा शहर कोहरे में लिपटा हुआ। सुबह से ठंडी हवा चल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये बताइए कितना ठंड का मौसम है और क्या परेशानी हो रही है आम लोगों को? आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा कुहासा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। सुबह 5 बजे के बाद से ही पूरा कंप्लीट हो रहा है। आम पब्लिक जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है कोहरा लेकर के और जहाँ तक व्यवस्था होना चाहिए अलाव का वो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी अभी भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। जबकि कोहरा ठंडा समाप्त होने के पे है लेकिन फिर भी अलाव का कोई व्यवस्था नहीं है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के अभी हम ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर मौजूद है, लेकिन जो जिला प्रशासन की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो ठंड की समाप्ति के बावजूद भी नजर नहीं आ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
दिल्ली की जमुना नदी में जहरीले झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत के लाख दावों के बीच इस जहरीले झाग से नदी ताफुन का शिकार है। जमुना नदी के बीचों बीच में रवा रहती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी सफाई का कोई खास इंतजाम नहीं किया जाता। माहिरीन के मुताबिक दिल्ली और मुल्हिका इलाकों में कंपनियों की नालियों से निकलने वाली जहरीली अशिया इस नदी को मजीद जहरीला बना रही हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं दिल्ली की जमुना नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी कई बार ये खबर आप तक हम पहुंचा चुके हैं। सर, इससे तो है ही कि जो सब्जियां उग रही है यहाँ पे, ये लोग काम कर रहे हैं, या जो झाग आता है तो अभी तो देखेंगे, अभी जनवरी में जो शुरू में जब हवा चलती थी यहाँ तक आ जाता था, ऊपर उड़कर जैसे बैरल खुलते पूरा झागी झाग फैल जाता है। प्रदूषण के तो है ही। यही पानी हमारे ये लोग हेडपंप पे यूज कर रहे हैं या दिल्ली में फिल्टर होकर जा रहा है, तो नुकसान तो ये हमारे स्वास्थ्य कहीं ना कहीं तो ये डैमेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, जितना भी यहाँ पे ये केमिकल जा रहा है इसमें। तो सफाई तो हुई नहीं है, नाम पे सफाई हुई है कि हाँ सफाई हो रही है, लेकिन हुई नहीं है। जो जमुना में अभी जो भी ये गंद फैली है, तो इसके हिसाब से तो इसको सफाई होनी चाहिए कि जितना केमिकल जा रहा है सारा दिल्ली का, जो जितना गंद समझो आप सारी इसमें जा रहा है, तो सफाई होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो ये कोई धार्मिक स्थिति देखें तो उसको तो स्वच्छ तो होना चाहिए। जो हम जैसे गंगा जी स्नान करते जैसे लोग अभी भी आते हैं, जो श्रद्धावान है तो यहाँ पे भी स्नान करते हैं। इस पानी में उनकी इतनी अटूट श्रद्धा है कि यहाँ पे भी स्नान करते हैं, लेकिन उनको देखा जाए कि उसके हिसाब से तो बीमारी लगनी है। तो उसके सामने मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसमें विचार करना चाहिए कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो इसमें कोई ना एक्शन लिया जाए, सफाई होनी चाहिए इसकी। मैंने विजय जुयाल। आने वाले बजट से बेरोजगार नौजवानों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों का कहना यही है कि आम बजट में मुलाजमतों की बात ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। केंद्र सरकार का बजट पेश होने जा रहा है कोरोना काल में। ये वो सारे लोग हैं जो परेशानी से घिरे रहे, बारात में ग्रहण लगा रहा, कहीं ना कहीं इन्हें भी दिक्कत आती रही है, सामना करते रहे। आज हमारे साथ ऐसे ही शहनाई वादक, बग्गी चलाने वाले, शादी में बग्गी चलाने वाले, खाना बनाने वाले, लाइटिंग लगाने वाले, टेंट हाउस वाले सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक टेंट हाउस के मालिक है, ये बताएंगे कैसे दिन रहे और क्या उम्मीद करेंगे। मोदी सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको बजट में क्या होना चाहिए? बजट में भैया हम लोगों के लिए, सबके लिए सोचना चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि 2 साल से हम लोग का काम बिल्कुल बंद था। हाँ, 2 साल से हम लोग का काम बिल्कुल बंद था। जी जी। तो इसलिए सरकार को हम लोग के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। हाँ, और क्या चाहते हरीश भाई, क्या होना चाहिए बजट में? बजट में भाई ये बेचारे जो लेबर है इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। हाँ, फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं, हमारे साथ हैं विवेक। कोरोना काल में आपने देखा ग्रहण लगा रहा, लोग घरों में रहे हैं, कितना अंतर आया वो शादियों में और इन शादियों में, और क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार का बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हम लोगों के सर लिए तो सर ठीक है, फिर भी हम लोगों का गुजारा जैसे तैसे चल भी जाता है। हम लोगों के यहाँ जो मजदूर काम करते हैं लगभग 50-100 की क्वांटिटी में डेली काम करते हैं, तो उनको खिलाना पिलाना, उनको रहना हम लोग को ही करना पड़ता है। और जब जैसे कोरोना की परिस्थिति होती है तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मजदूरों के लिए एक तो काम नहीं होता है, और पहली चीज़ खाने पीने की समस्या बहुत अत्यधिक होती है। क्या चाहते हैं मोदी सरकार क्या करे बजट में? बजट में कम से कम अगर आप कोरोना में काम करने की अनुमति दें, मजदूरों को अनुमति दें, जैसे आप शादियों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो गार्डन की 50% पॉपुलेशन के अनुसार अनुमति दें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा मतलब मजदूरों को, तो उससे क्या है मजदूर परेशान नहीं होंगे। हम लोग तो फिर भी नीचे ऊपर चल भी जाते हैं। कोरोना पीक पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर शादियों पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी गाइडलाइनों में ये घोषित हो चुका है कि प्रतिबंध के साथ ही शादियाँ की जाएंगी। हमारे साथ बग्गी संचालक हैं, कितना फर्क आया है कोरोना काल के बाद, अब कैसी चल रही है आपकी बग्गी? बग्गी ऐसे ही चल रही है नॉर्मल, बिल्कुल। बहुत परेशान है हम लोग 2 साल से, जिसको लाइट का भी काम है हमारा,
तो उसमें भी मतलब 25-30 लोग लगते हैं, वो भी मतलब बहुत परेशान, उनका भरण पोषण सब दिक्कत होती है। घोड़े को भूसा भी लगता है, पीसी बाद में ली घोड़े के लिए, पहले हमने दाना लिया है, भूसा लिया है, पीसी बाद में ली है। खाने पीने की भी दिक्कत होती है जानवरों के लिए। क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार जो बजट ला रही है, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है, उसमें क्या चाहते हैं आप? तो हम यही चाहते हैं कि मतलब सभी लोगों के बारे में सोचें कि भैया शादी आदि जो नॉर्मल चालू रहे, सब सिस्टम बना रहे, तो सब लोगों के पेट। बजट से क्या अपेक्षा है? बजट अब वो अच्छा आएगा, स्वाभाविक है, अब तो सोच रहे हैं। मोदी सरकार से क्या उम्मीद है आने वाले बजट से आपको? अब सर मोदी सरकार से तो ये उम्मीद है, तो हम लोगों का सारा पूरा धंधा चौपट हो गया है सर। अब यही है कि हम लोग अब हर सीजन में 2-5 लाख रुपए कमाते थे, अब वो भी कमाई नहीं है सर। और घर गृहस्थी में भी थोड़ी अड़चन आ रही है, और महंगाई भी बहुत तेज है सर। क्या चाहते हैं रोजगार के अलावा कोई दूसरा रोजगार मिल जाए तो? अब इसके अलावा तो कोई दूसरा चारा भी नहीं सर, और दूसरा काम भी नहीं सीखाएंगे अपन कि अपन दूसरा धंधा कर सके, या मजदूरी भी जाए तो 200-300 रुपये में क्या होगा। अच्छा जी, क्या चाहते, क्या सरकार को क्या करना चाहिए? अब सर यही है कि हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और लाभ के साथ साथ कैसा लाभ? अब सर ये पूरी सारी जो टीम रहती है हमारी, तो कोई तो अब ज़्यादा काम नहीं करता सर, अब इसी में लगे हुए हैं, और यही बजाते गाते रहते हैं सर, बारात लगाते रहते हैं। और अब इस समय में तो बारात भी नहीं है, तो काम धंधा भी नहीं हो पाता अपन लोगों से। कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उतने काम नहीं है जो पहले मिला करते थे, और जो प्रतिबंध सरकार के लागू हुए हैं उसके बाद से इनके ऑर्डर्स भी बहुत सारे कैंसिल हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है दादा? कई सालों से आपकी जो हवा है इसको भरते रहे हैं आप, और आपकी सहनाई बसती रही है, अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि 2 साल हो गए, कोई धंधा नहीं है, कोई बाल बच्चों के लिए कोई चारा ही नहीं है पेट भरने के लिए। ये धंधा तो ये भी चला गया। और कुछ धंधा क्या करें, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है कोई हम धंधा पानी दे, या फिर कोई हमारा धंधा चालू करे। कोरोना का गिरण है और केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, ऐसे में ये सारे लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में केंद्र सरकार इनके लिए या तो कोई रोजगार मुहैया करा दे, एक कोरोना में जो संकट इनके परिवार पे आता है उसे गहराने के लिए, उसे दूर करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। नरसिंहपुर के करेली से कैमरामैन मनोज के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18।